लोकसभा चुनाव के जीत के बाद नरेंद्र मोदी जी के भाषण में जय श्री राम गायब था। जय जगन्नाथ का नारा लगा। क्यों? सीएम नीतीश कुमार पीएम ही बनने वाले थे, क्यों नहीं बने या बनने वाले हैं? सारी बातें करते हैं, एनालिसिस शुरू करते हैं। देखिए, 2024 के विजय भाषण की शुरुआत सामान्य नारे जय श्री राम के बजाय जय जगन्नाथ के नारे से की गई थी। भाषण में उन्होंने जानबूझकर के उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र का उल्लेख करने से परहेज किया नरेंद्र मोदी जी ने, जहां भाजपा को करारी हार का सामना करना पड़ा है, इसीलिए परहेज करना पड़ा। भाजपा 147 विधानसभा सीटों में से 78 सीटें जीत करके ओडिशा में अपनी पहली सरकार बनाने के लिए तैयार है। यह जीत नवीन पटनायक के बीजेडी के 2 दशकों के शासन का अंत है, जिसने 51 सीटें हासिल की, जबकि कांग्रेस ने महज 14 सीटें जीती हैं। अब इसीलिए जय श्री राम की जगह जय जगन्नाथ का नारा लगा। अयोध्या हार चुके हैं, थोड़ा सा टीस रहेगी, जय जगन्नाथ पे शिफ्ट हुए हैं। अगली बात है कि एनडीए की मीटिंग में ये तस्वीर कुछ वायरल है। एनडीए में मीटिंग होती है, स्पीच चलती है, नीतीश कुमार स्पीच देते हैं, मोदी जी के पास आते हैं, पैर छूने की कोशिश करते हैं, नरेंद्र मोदी जी उठते हैं, सम्मान में खड़े हो जाते हैं, झुकने से मना कर दिया, उनको रोक लेते हैं। चलिए, देश के 2 सम्मानित नेताओं का ये मिलन अद्भुत है, चाहे विरोधी हो, चाहे समर्थक हो, चाहे आम दर्शक हो। लेकिन जब इस तरह का जेस्चर ऑन स्क्रीन देखने को मिला और इतनी पॉलिटिकल चेंजेस के बाद तो सब अचंभित हुए। उम्र के लिहाज से दोनों ही ज्यादा फर्क, देखो उम्र के लिहाज से ना नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार में कितने का अंतर है? ज्यादा अंतर नहीं, 6 से 7 महीने छोटे हैं नीतीश कुमार। लेकिन राजनीतिक हलकों में कहा जाता है कि नीतीश कुमार को समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ये डायलॉग पता नहीं किस मूवी का है। तो रीजन लगाते हैं कि क्या इसके निहायत अर्थ निकाले जाएं नीतीश कुमार के। जब मैं वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा था तो उस वक्त ट्विटर पर एक ट्रेंड चल रहा था कि नीतीश कुमार को इंडिया अलायंस की तरफ से पीएम पद का ऑफर दिया गया था, लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। नीतीश कुमार ने क्यों नहीं किया? था भी नहीं था, कुछ नहीं पता। लेकिन नीतीश कुमार इंडिया की तरफ क्यों नहीं गए? पहले पॉसिबिलिटीज दिखते हैं कुछ। पॉसिबिलिटी नंबर 1, इंडिया गठबंधन में कई दावेदार हैं पीएम डिप्टी पीएम के लिए, मारामारी है। इंडिया गठबंधन अगर सरकार बनाती है तो उसके आर्किटेक्ट बहुत सारे होंगे, बहुत बड़े बड़े नाम है। अखिलेश यादव का नाम है, ममता बनर्जी का भी, अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी और अन्य। सबसे बढ़कर उनके पुराने दोस्त लालू यादव की भूमिका भी प्रमुख रहेगी इंडिया गठबंधन में। लालू ने जब उन्हें इंडिया गठबंधन का कन्वीनर नहीं बनने दिया तो नीतीश कुमार के साथ इंडिया गठबंधन में न्याय नहीं होने वाला है। इसी मानसिकता के साथ नीतीश कुमार ने सोचा, हो सकता है नहीं जाने का फैसला किया हो। सेकेंड, एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है, जो झुककर के आशीर्वाद जो लिया है वो ये है कि अपनी स्पीच में नीतीश बाबूजी ने कहा था कि बिहार के सभी लंबित काम पूरे किए जाएंगे। इससे इस बात का अंदाजा लग सकता है कुछ तो डील हुई है। पिछले दिनों बिहार के राजनीतिक दलों में एक बात बहुत ज्यादा चर्चा में है, वो है नीतीश कुमार के बेटे की। नीतीश कुमार के बेटे को भी राजनीति में स्टैब्लिश करना हो सकता है, एक डील ये भी हुई हो, इस पर भी कोई प्लान बी तैयार किया गया हो। एक ये भी बात, पॉसिबिलिटी 2। और पॉसिबिलिटी 3 ये है कि कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के बीच में अच्छी खासी दोस्ती है। 2002 के बाद जब नरेंद्र मोदी पे सवाल उठाए जा रहे थे, नीतीश कुमार चुप थे, समर्थन किया था। फिर मोदी ने रिटर्न बैक भी किया। बहुमत नहीं थी 2021 में, लेकिन उनको फिर भी सीएम बनाया। लेकिन नीतीश बाबू के बारे में एक बात कही जाती है, उनका कब मन परिवर्तित हो जाए ये कोई नहीं जानता। ये तो पॉसिबिलिटीज थी इसकी बात। इस पूरे इलेक्शन में क्या भाजपा के लिए सब कुछ खराब रहा? एक वार्निंग सिग्नल तो मिल गया, जहां से बहुमत मिलता था वहां कुछ नहीं मिला, बहुत कम मिला। लेकिन दक्षिण भारत की सियासत में भाजपा का थोड़ा दबदबा तो बड़ा है। सीट्स हैं, आप देख सकते हैं। उत्तर भारत, नॉर्थ इंडिया में भाजपा को सीटें पे भारी नुकसान हुआ है। वहीं साउथ इंडिया, दक्षिण भारत में दिलचस्प स्थिति बनी है। वोटिंग पैटर्न उभर के सामने आया है। 2019 में मोदी की लहर में आंध्र प्रदेश, केरला, तमिलनाडु एक भी सीट नहीं जीत पाई थी भाजपा। एक भी सीट नहीं जीत पाने के बाद भाजपा दक्षिण के प्रति और ज्यादा गंभीर होती है। इन तीनों राज्यों में भाजपा की हार के पीछे कई कारण थे। जैसे आंध्र प्रदेश में भाजपा के खिलाफ लोगों में काफी ज्यादा नाराजगी थी। क्यों थी भाई? वो इसीलिए थी क्योंकि उस राज्य को स्पेशल स्टेटस, विशेष दर्जा देने की मांग थी, पूरी नहीं हुई, गुस्सा हो गए। और जगन मोहन रेड्डी के नेतृत्व में वाईएसआर कांग्रेस ने आंध्र प्रदेश में किसी अन्य पार्टी के लिए राज्य के चुनावी मैदान में उतरने की कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी थी। मामला एक तरफा हो गया था। तमिलनाडु, पारंपरिक रूप से द्रविड़ पार्टियों की राजनीति हावी रही है। यहाँ तक कि केरल में भाजपा की हिंदुत्व की राजनीति भी उल्टी पड़ गई और भाजपा द्वारा उठाए गए सबरीमाला मुद्दे का ज्यादातर लाभ केरल कांग्रेस उठा ले जाती है। 2024 के आम चुनाव में चीजें बदल जाती हैं।
साउथ इंडिया की 130 सीटों में से भाजपा ने 29 सीटें हासिल की, जिसमें से 3 आंध्र प्रदेश, 17 कर्नाटका, 8 तेलंगाना और 1 सीट केरला। आंध्र प्रदेश में पार्टी का वोट शेयर 2019 में 0.98% था। ये 2024 में बढ़कर के 11.28% हो गया। क्यों हो गया? वो इसीलिए हो गया क्योंकि आंध्र प्रदेश में भाजपा की वापसी का कारण उसके दूसरे सहयोगी अलाइज थे और जन सेना पार्टी के फिल्म स्टार पवन कल्याण द्वारा हासिल भारी युवा वोट भी है। मतलब कुल मिलाकर के जहां भाजपा का वोट शेयर कभी 2019 में 51% से घट करके इस बार 46% रह गया, और वहीं बीजेपी का जेडीएस के साथ गठजोड़ करना थोड़ा भारी पड़ गया क्योंकि प्रज्वल रेवन्ना से संबंधित विवादों के कारण राज्य के वोट पैटर्न में जबरदस्त बदलाव देखने को मिला, तो नुकसान भाजपा को भी हुआ, वोट परसेंटेज घटा वहां पर। 1996 के बाद ये पहली बार था जब राज्य के दोनों प्रमुख समुदाय वक्कालिंगा एवं लिंगायत भाजपा के साथ थे। भले ही भाजपा ने सीटें हारी हो, लेकिन उससे कुछ अप्रत्याशित समुदाय का वोट भी मिला है। कुल मिलाकर के इस चुनाव ने साबित कर दिया दक्षिण में भाजपा का ग्राफ बढ़ रहा है। अब अगली बात करते हैं, भाजपा की सरकार बन चुकी, मतलब एनडीए की सरकार बनेगी, कौन मंत्री बनेगा ये आपको पता चल जाएगा। यूसीसी वन नेशन वन इलेक्शन, इस पर क्या पुनर्विचार भारतीय जनता पार्टी करेगी? यूसीसी का जो विरोध कर रहे हैं उसमें राजनीतिक दल, सिविल सोसाइटी और आदिवासी समूह शामिल हैं। उनको अपनी पहचान खोने का डर है। दरअसल पिछले साल ये खबर आई थी कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जेडीयू ने सार्वजनिक तौर पर यूसीसी का विरोध किया था। नीतीश और जेडीयू अब एनडीए का हिस्सा है, अहम हिस्सा है, और आजकल तो ये कांग्रेस वाला मीम भी वायरल कर रही है, मीम क्या पोस्टर वायरल कर रही है, हम दो और हमारे दो तरह से। ऐसा ज्यादा लगता है कि आंध्र प्रदेश और बिहार जो एजेंडा तय करेगा उसी आधार पर सरकार चलेगी। दूसरी बात, वन नेशन वन इलेक्शन, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि हम इसको लागू करके ही मानेंगे अगले 5 साल के भीतर ही भीतर। तो ये भी सवाल उठता है कि वन नेशन वन इलेक्शन के लिए क्या नीतीश बाबू तैयार रहेंगे? क्या आंध्र प्रदेश या बिहार जैसे राज्य अपनी विधानसभाओं को भंग करके फिर उन्हें 2029 में आम चुनाव के साथ कराने पर सहमत होंगे? जवाब बहुत सुस्पष्ट है, आपको पता है। तो यहाँ पुनर्विचार भाजपा की तरफ से निश्चित किया जाएगा इन 2 मुद्दों पर खास तौर पे। ऐसे तो बहुत मुद्दे हैं जिसपे पुनर्विचार होने वाला है, लेकिन प्रमुखता से 2 मुद्दे। एट लास्ट अगली बात कर लेते हैं कि अब की बार विपक्ष को मौका पहली बार मिला। ऐसा हुआ है, सत्तारूढ़ गठबंधन 293 सांसदों के साथ एक तरफ होगा, दूसरी ओर 204 सांसद मजबूत विपक्ष एक तरफ होगा। ममता बनर्जी को जोड़ लिया जाए तो 204 की जगह 233 हो जाएगा। इससे पहले ये जो हुआ था ना मजबूत गठबंधन, इससे पहले आखिरी बार 1989 में कांग्रेस ने 197 सीटें जीती थी और लोकसभा में एक मजबूत विपक्ष की मौजूदगी दिखाई भी दी थी, लेकिन इस बार उससे भी मजबूत विपक्ष है। तो अब क्योंकि इस बार आप भाषण में देखेंगे ना कि अब कर मोदी ने किया, इनसे हुआ नहीं, अब की बार ना कुछ शब्द को रिप्लेस कर दिया गया है, एनडीए सरकार, एनडीए एनडीए, इस तरह से चल रहा है। चीजें बदलेंगी, चीजें भी बहुत बदलेंगी। विपक्ष को इतना मजबूत जनादेश आगे की राजनीति के लिए भी मिला है। कह सकते हैं कि लोग उसे आजमा रहे हैं, ये देखना चाहते हैं कि विपक्ष की इतनी पार्टी अपने निजी हितों को किनारे रखकर जनता और देश के हित में एकजुट रह पाती हैं या फिर नहीं। जनता फिर यह भी देखना चाहती है कि चुनाव के समय बनी एकजुटता आगे कायम रह पाती है या नहीं। विपक्षी पार्टियां अपनी राजनीतिक ताकत बढ़ाने के लिए इसका कैसा इस्तेमाल करती हैं, आगे की राजनीति इस बात पर निर्भर करेगी। महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। अगर साझा विपक्ष इन राज्यों में लोकसभा चुनाव के नतीजे को दोहराता है तो देश भर के लोगों के बीच विपक्ष की जो स्थायी एकजुटता है ना, उससे एक मैसेज जाएगा। एनडीए को थोड़ी समस्या होगी, इससे आगे की जो राजनीति है उसकी दिशा फिर तय हो जाएगी। तो जनता ने इनको बहुत ज्यादा खुश होने का मौका नहीं दिया। विपक्ष को टेस्ट एंड ट्रायल चल रहा है, सफल होते हैं तो जनता शायद कुछ और दिशा दे दे। 2024 का रिजल्ट आपके सामने आया है, वो अपने आप में अभूतपूर्व एवं अप्रत्याशित है। बहुत सी चीज तो पहले दिन बदल गई और बहुत सी चीज तो बॉडी लैंग्वेज भी बदल रही है। अब देखते हैं राजनीति किस ओर करवट बदलने वाली है। नीतीश कुमार ने भले ही झुक के प्रणाम किया हो नरेंद्र मोदी जी को, वो पॉसिबिलिटीज मैंने आपको बता दी, लेकिन कहीं नीतीश कुमार ने झुक के जो प्रणाम किया है, प्रधानमंत्री पद की दावेदारी पक्की तो नहीं करने के लिए पहला कदम बढ़ा दिया। मेरे इशारे को अगर आप समझ गए, बहुत अच्छी बात, नहीं समझे तो कभी आगे इस पर और चर्चा करेंगे। इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते, नमस्कार।